तो इसमें एक्सरसाइज 11.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कौन से होते हैं तुम्हें पता है गौरव? हाँ इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब होता है? मैम जो बंद हो और वो मतलब मुड़े हो। हाँ, तो बंद हो और तो बंद हो और अगर स्ट्रेट भी हो लाइंस तो भी वो सिंपल क्लोज्ड कर्व ही कहलाएगा ना बेटे। बात यस मैम। समझो, जैसे अगर तुम ऐसे रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है? नहीं हाँ तो मैं कर है। कर भी नहीं है। अच्छा नहीं ऐसे बेटा, कर्व में स्ट्रेट लाइन वाला जो फिगर्स हैं वो भी कवर हो जाती हैं। कर्व का मतलब गोलाई नहीं होता, ठीक है, सिर्फ गोलाई। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है, देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसमें जो है इसकी कंडीशंस क्या हैं कि जब भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स आर सेम। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे एंड होना चाहिए। जैसे ये मैं कर रही हूँ ना, ये ऐसे स्टार्ट किया और यहाँ वापस एंड कर दिया, तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच गए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? डजंट क्रॉस ओवर इटसेल्फ। तो डजंट क्रॉस ओवर इटसेल्फ का मतलब क्या है कि वो जो लाइंस हैं इसकी कर्व की वो उसको काटे नहीं। जैसे मान लो तुमने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, अब भी एंड पॉइंट यहीं पे आ गए, हम इसी जगह वापस आ गए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये इसको क्रॉस कर गई, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई? डजंट क्रॉस ओवर इटसेल्फ। ठीक है। थर्ड, कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। तो हम अगर उसको पेंसिल को उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हैं तो ही वो सिंपल क्लोज कर्व होगा। ये नहीं कि हमने कहीं से स्टार्ट किया फिर कहीं पहुंच गए फिर वहां छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मैम ठीक है? मैम मैम हम्म हम्म। मैम थर्ड पॉइंट समझ गया मतलब। जैसे तुमने एक ऐसे कर्व बना दिया, ठीक है, ऐसे कर्व बना दिया, ये इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, जितना और पेंसिल फिर उठा के मतलब बनाए हाँ, जाना। पेंसिल उठा करके और फिर यहाँ से ऐसे तुमने और बना दिया, तो अभी यहाँ से खुला रह गया ना। यस ठीक मैम। है, तो जब भी क्लोज कर्व होगा वो ऐसे करके बंद हो जाएगा। ठीक ठीक है ना, तो हम वापस जहां से चले थे वापस वहीं पहुंचेंगे और हमको उसको खुला नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो मैं ऐसे कर दूं, अब मैं वापस वहां नहीं पहुंची और क्रॉस भी कर दिया मैंने, दो गलती हो गई। मान लो मैं ऐसे कर दूं, अब मैं वापस तो पहुंच गई लेकिन मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये है क्योंकि अब ये वापस बंद हो गया। ठीक है, समझ आ गई? हम्म। तो एक तो क्रॉस ओवर नहीं करना है उसने, और दूसरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो जब भी ऐसा कर्व होगा उसको हम बिना पेंसिल को उठाए बना पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ इसमें हमेशा ये होगा कि डिवाइड द प्लेन्स इनटू, डिवाइड मतलब जिस कॉपी में जिस पेपर पे बना रहे हो, डिवाइड द प्लेन इनटू
2 रीजन्स। एक्सटीरियर, एक तो एक्सटीरियर रीजन होगा जो कि कर्व के बाहर का है, और एक इंटीरियर रीजन होगा। ठीक है, समझ आई बात? बात समझ में आ गई? यस मैम, यस मैम। समझ में आ गई? तो अब ये कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए अब ये यहाँ पर देखो, अब ये फर्स्ट वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, हाँ, क्लोज्ड भी है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी सेम बनेगा। जब तुम ड्रॉ करोगे क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अब बी वाला बताओ। बी वाला भी है क्योंकि वो कोई लाइन को काट नहीं रहा, हाँ और बिना हाँ पेंसिल उठाए भी बना सकते हैं। हाँ, और चाहे वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, पर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ भी कर्व कर्व ही होता है, ठीक है। और अब ये सी वाला देखो, क्रॉस कर रहा है ना, सी वाला क्रॉस कर क्लोज रहा है। तो है पर क्रॉस कर रहा है, तो ये नहीं है सिंपल क्लोज कर्व। डी वाले में भी ऐसे ही क्रॉस हो रहा है, और हो बी रहा है, वाले में पेंसिल उठा के बनानी पड़ेगी। हाँ, और क्रॉस भी हो रहा है, हाँ, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। बिल्कुल ठीक समझे। और ई वाला जो है, ई वाला, ई वाले में हम्म, ये 2 पॉइंट सेम है, जो दोनों पॉइंट है ऊपर के, हाँ और बाकी बिना पेंसिल उठाए भी बना सकते हैं। हाँ, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया, काट भी नहीं रहा है, 2 रीजन में भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ गया गौरव? यस मैम। रोहन, तुम्हें क्लियर हो गया? यस मैम। हम्म, तो अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन और सिंपल क्लोज कर्व में क्या फर्क होता है? पॉलीगन, जैसे कि पॉलीगन में वो क्या था, डेस्टिलेशंस जो आपने बताए थे। मैम डेस्टिलेशन। पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। हाँ, हाँ, मतलब पॉलीगन जो होते हैं वो हमेशा लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक पर है, उसमें कर्व नहीं होगा, वो लाइन सेगमेंट्स होंगी। ये मैम, ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो हैं सिंपल क्लोज कर्व वाली, ये सारी कंडीशंस वो फॉलो करता है पॉलीगन भी, लेकिन उसमें स्ट्रेट लाइन होगी। तो पॉलीगन्स आर ऑब्टेन्ड बाय जॉइंट द स्ट्रेट लाइंस। कल हमने करा था ना डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिखी थी पॉलीगन की? पॉलीगन की, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप अ लाइन सेगमेंट। हाँ, तो सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है। मैम पॉलीगन को तो हम ऐसे वो जो आपने डेस्टिलेशन वाला बताया नहीं था। कौन सा, कौन सा अरे, डेस्टिनेशन? ये सॉरी, डायगोनल डायगोनल डेस्टिनेशन क्या था? डायगोनल, हाँ हाँ, डायगोनल, हाँ डायगोनल से भी करके पता लगा सकते हैं। हाँ, कि डायगोनल जो होते हैं उसमें हमेशा फिगर के अंदर होंगे, बाहर नहीं होंगे, है ना। हम्म वो तो डायगोनल तो रेगुलर इरेगुलर का था ना। डायगोनल से भी पता चल। डायगोनल जो था वो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के लिए था बेटा, पॉलीगन के लिए नहीं थी बात। वो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का पता लगाने के लिए डायगोनल की बात की थी हमने, ठीक है। कन्वेक्स में सारे डायगोनल्स जो होते हैं वो पॉलीगन के अंदर होते हैं, ठीक है, ये और समझ। कॉनकेव में कोई ना कोई डायगोनल जो है वो बाहर होता है, एक, कम से कम एक। कनकेव में। वो तो कनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन का था डायगोनल का। हम्म सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगन में सिर्फ ये फर्क है कि उसमें पॉलीगन में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और सिंपल क्लोज कर्व में जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों ही केस में वो सिंपल क्लोज कर्व रहता है। समझ आई बात? यस सर। तो अब इसमें जो ए पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, तो ये ए पॉलीगन है, हाँ। क्लोज्ड है, क्रॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम्म। और बी वाला, हाँ है है बी भी। वाला भी। बी भी है। सी सी नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं है, है क्यों नहीं है अब? कर्व है क्योंकि उसमें। हाँ, कहाँ पे है कर बताओ। ये ये जो जो का पॉइंट है ए, ब्रैकेट दे। ए हाँ, भी नहीं जहाँ है। ब्रेड्थ है इसकी, लेंथ वाइज तो ठीक है, जो ब्रेड्थ वाली शेप है वो सिलेंड्रिकल बन गई है ना, वो कर्व है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब डी वाला, लाइन सेगमेंट हो रहा है इसलिए नहीं है।
डी में ये लाइन काट क्रॉस हो रही रहा है, है, इसको देखो क्रॉस हो रहा है। काट रही है ना लाइन, हाँ तो ये नहीं है, ठीक है। और हाँ ई में, है। ई ई में फिर से है। वो पॉलीगन है। तो पॉलीगन्स में क्या है कि एक तो स्ट्रेट लाइन जरूरी है और बाकी सारी यही कंडीशंस है ऊपर वाली, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा था सिंपल क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, समझ आ गई है बात। यस मैम। तो पॉलीगन हमने क्या पढ़ा था, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। simple closed figure formed by line segments, right? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये फॉर्मूला तुम्हें आता होगा गौरव, रोहन ने तो कल पढ़ा था। विच व्हाट विल बी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 11 साइड्स 16 साइड्स। 360। नहीं, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? अगर n मतलब साइड्स हैं तो सम ऑफ द हाँ एंगल्स क्या होते हैं? हाँ 360 n/360। क्या एन अपॉन 360। क्या क्या क्या? सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू n साइडेड पॉलीगन, या पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है। तो अगर पॉलीगन विद n साइड्स है तो रोहन तुम बताओ क्या फॉर्मूला है सम ऑफ द एंगल्स का? जो आपने कल पढ़ाया था, हाँ, वो ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180। जब n बोल रही हूँ तो तुम x क्यों बोल रहे हो? एन एन सॉरी, मैंने एक्स तो ही पढ़ा। सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू, तो सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको यूज करके, जैसे नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखे हैं 11 या 16, तो हम सम ऑफ द एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 11 साइड 16 साइड्स, तो ये यहाँ पर लिख लो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। के बाद इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। तो अच्छा, आप बताओ 10 साइड्स होंगी, इसी के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ n इक्वल टू 2, सॉरी, n इक्वल टू 12 लिख लेती हूँ। इफ n इक्वल टू 12, तो सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा? आ जाओ। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, for convex polygon। क्या होगा बताओ? एन क्या चीज है? मतलब एन, हाँ, एन और एन है क्या? n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। अब बताओ। 12 साइड्स का हम्म क्या होगा बताओ? 1000 हो जाएगा। हम्म 3000। 3000। हाँ, तो पहले तो माइनस करा ना, हाँ। और फिर 10 आया, हम्म 180 से मल्टीप्लाई करा। हाँ, तो 3000 कैसे हो जाएगा? एक सेकंड। 91800 आ रहा है। हम्म तुम हाँ 3000 कहाँ पहुंच गए?
नहीं गलत है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? 1180। सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करना है ना? हम्म। तो तो 10 इंटू 180 डिग्री हो गया, तो 1800 हो गया ना। हम्म। तो तुम कहाँ पहुंच गए? रोहन कहाँ दिक्कत आ रही है बोलो? नहीं अब मैं गलत कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। कैसे 10 से मल्टीप्लिकेशन गलत हो सकती है? तुम कुछ और सोच रहे थे। नहीं मैंने किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर दिया अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स, कैसे करेंगे? था। 2x 3x और 4x मान के चलें तो हाँ, उसका सम इक्वल होगा 180 के। हम्म, फिर उन सबको प्लस कर देंगे 2349 को, जो 2x 9x प्लस बनेगा। 3x प्लस 4x इक्वल टू 9x बने मतलब 180 बने। 180। हम्म, तो तो फिर 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अ, फिर इन क्या कहते हैं, एक सेकंड, इसको फिर तो माइनस क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स क्या हुए? एंगल्स हमारे हैं? 20 डिग्री। नहीं एक सेकंड, हाँ। एंगल्स क्या लेके चल रहे हो तुम? एंगल्स फाइंड करने थे ना इस क्वेश्चन में। हाँ, तो ये 2x 3x 4x क्या है? फिर ये जो हमारा जो 20 आया है, इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 से तो ऊपर उसको की। लिखेंगे ना, लेट द एंगल्स बी 2x 3x 4x। ठीक है, जैसे तो देयरफॉर एंगल्स आर, क्या आएंगे आंसर? मतलब मल्टीप्लाई करके हम्म, तीनों हम्म। तीनों को मल्टीप्लाई करके तो 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा। अच्छा, फिर ये है इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड सेम होती हो। दो साइड सेम होती है, एक साइड सेम। जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, और हालांकि उसने दिया नहीं है बट हम लेके चलते हैं कि यही दो इक्वल हैं, और ये वर्टिकल एंगल 40 डिग्री है। ठीक नीचे है, वाले दो ब्लैक से। तो हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं। कैसे करेंगे? वो 40 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये x कैसे आया? नीचे के एक्स मान के चल रहे हैं ना। क्यों दोनों को इक्वल क्यों मान के चल रहे हैं? दोनों ही को मान के चल रहे हैं, हम्म, ऐसे ही मैम हो रहा है। हम्म। ये भी तो पता होना चाहिए कि दोनों को इक्वल क्यों लेके चल रहे हैं। गौरव तुम बताओ। क्योंकि क्योंकि इसकी दो साइड सेम है। हम्म, जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, मान लो मैं इसको ए बी सी कहूं, तो ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है, और ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको हम फिर कर लेंगे 40 प्लस एक्स इक्वल टू, 180। हाँ, तो 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 70। तो x वन इक्वल टू 70। कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, सॉरी। 70 डिग्री। 70 हाँ अरे 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 70 ईच हो जाएगा ना दोनों एंगल का। हाँ, हाँ 70 ईच। ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर में क्या सोच के दिया हुआ है क्वेश्चन? ट्राइंगल का इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती तो एंगल कितना होता है?
तीनों साइड सेम होती हम्म तो तो ईच एंगल कितना होता है? ईच एंगल 60 60 60। तो ईच एंगल 60 60 60 होता है, ठीक है ना? रोहन, तुम्हें समझ में आ रही है? क्या बताओ, क्या बताया उसने? वो कि इक्वलेंट ट्रायंगल जो होता है उसमें हर साइड, तीनों साइड इक्वल होती है, वो तीनों साइड 60 60 के बराबर ही होती है। तीनों साइड्स, 60 60 होते हैं। तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं हाँ होते हैं इन एंगल। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? समझ में आ गया? तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री होगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आया x इक्वल टू? 60। x इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होते हैं हमेशा 60 60 60 होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द थर्ड एंगल। कैसे करेंगे? हम्म क्वेश्चन कॉपी कर लिया? एक सेकंड किया नहीं। क्या मतलब हुआ? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब हुआ? हम कॉम्प्लीमेंट मतलब 180 छोटे एंगल। नहीं, 180 से तो छोटे होंगे ही होंगे। जब सम उनका 180 डिग्री है तो 180 से बड़ा तो कोई एंगल हो ही नहीं सकता। हाँ, रोहन, तुम बताओ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 180 से ज्यादा नहीं, 180 के अंदर बेटा, ही अंदर। 180 से ज्यादा तो एंगल होता ही नहीं है ट्राइंगल के अंदर। अच्छा मैं तो ट्राइंगल। जब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो 180 से बड़ा कोई एंगल कैसे हो सकता है? हम्म कॉम्प्लीमेंट्री मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं पता? पता है कि नहीं पता? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। जो थर्ड सम होता है वो 90 डिग्री का होता टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड सम इज 90। if their sum is देयर सम इज 9। if their sum is 90 डिग्री। अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है? समझ में आया? कोई दो हाँ। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम 90 डिग्री हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या हो सकता है सम? हम्म सन जो 90 डिग्री। हम्म 180 फिर माइनस 1। 180, 180 भी कहाँ चले जाते हो बार बार? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम 90 डिग्री होता है। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल सम? दो एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? 45। मान लो, है, 5 का और मान लो एक 20 डिग्री हो तो दूसरा कितना होगा? 20 डिग्री। एक एंगल अगर 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं और उनमें से एक 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 70। 70। तो कॉमन सेंस की बात पूछ रही हूँ मैं तुमसे।
अच्छा 180 बनाने मतलब नहीं मतलब 90 बनाना है सम। दो एंगल्स की बात कर रहे हैं रोहन, ध्यान से देखो, मैं वो क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, उस क्वेश्चन से बाहर निकल आओ। 90 बनाना है तो मैं खाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रही हूँ। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? हम्म टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन समझा रही हूँ तुम्हें। जब तक समझोगे नहीं ना बेटा, क्वेश्चंस कर लेने से कुछ नहीं होगा। इफ देयर सम इज 90 डिग्री, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। उस क्वेश्चन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले बात तो समझो होता क्या है। तो जैसे एक 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होना चाहिए। मान लो एक जो है 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? एक 40 डिग्री है तो 40 डिग्री है तो दूसरा को 50 होना है। 50 होना पड़ेगा, तभी 90 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई दोनों को ये बात? हम्म एक 30 डिग्री है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये सारे जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। समझ में आ गई? अगर मान लो एक 2 डिग्री है तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए? 78। कितना 2 डिग्री है। वो क्या हम्म, 88। 88, तभी 90 बनेगा, है ना? ठीक है, हम्म क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री की बात समझ आ गई? यस यस मैम। हाँ, अब आओ उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, तो हमने ले लिया ट्राइंगल एबीसी। अब यहां पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो लेट इन ट्राइंगल एबीसी जब ऐसे लिखना हो ना तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा पूरा लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट इन ट्राइंगल ऐसे लिखते होते हो कॉपी में? हाँ। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ट्राइंगल जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। लेट इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ 90 डिग्री बना रहे होंगे। हाँ, एक एंगल 45 का होगा, फिर दूसरा तो 45। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बना रहे हैं? क्या लिखोगे? आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहूं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो श्योर शॉट क्या होगा? दिस इंप्लाइज व्हाट? ए ए भी ए जैसे अगर ए 40 डिग्री होगा तो हाँ हाँ ए 40 डिग्री होगा 550 डिग्री होगा। हाँ, तो अब हमें तो पता नहीं ना कितना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 180। 180 जब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो 180। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 लिखेंगे 90। 90 डिग्री। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम 90 डिग्री होगा ना उनका। हम्म। अब मुझे क्या निकालना है? हमें हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? वो थर्ड थर्ड एंगल एंगल। तो थर्ड एंगल कौन सा हुआ यहाँ पर? 90 थर्ड एंगल कौन सा हुआ? नहीं। एक ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल है? एक ट्रायंगल में ट्राइंगल एबीसी में कौन कौन से एंगल है? 40 50 और ये 90। अरे 40 50 पे कहाँ पे आ गए? ट्राइंगल एबीसी में कौन कौन से तीन एंगल होते हैं? एबीसी में एक ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं? ये वो ए तो है, ये बी है, ये सी है। ठीक है,
तो एक ये एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, एक ये एंगल होता है, तो ये एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को? उस एंगल उसका उसका कोई उसका पता थोड़ी बताया थोड़ी ना, एंगल है नहीं। अरे तो इसको कुछ नाम तो देंगे ना। उसको नाम हाँ, इस एंगल ए को क्या नाम देंगे? ए बी सी जो। हाँ, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है ना? ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी हुआ, ये एंगल सी हुआ। अब तुम्हें ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री है, क्योंकि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने वो ए और बी ले लिया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल सी। हाँ, एंगल सी। हाँ, तो टू फाइंड क्या हुआ हमारे पास? एंगल सी। अब एंगल सी निकालने के लिए हमें और क्या पता है इन एंगल्स के बारे में? हमें क्या पता है? एक तो हमें ये पता है एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है, और क्या पता है हमें इन एंगल्स के बारे में? इक्वल टू 180 हाँ, क्या इक्वल टू 180? एंगल, और हाँ, क्या इक्वल टू 180? पूरा बोलो। एंगल सी प्लस एंगल 9 प्लस 90। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? ये पता है हमको। अब एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 90। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री, ठीक है? प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर एंगल सी कितना आ जाएगा? इक्वल हम्म, मतलब हम 90 को इधर ले जाएंगे सी वाली जगह में। हाँ, तो तो 180 डिग्री इसमें प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 90 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 कितना हुआ? 90। 90 90। तो थर्ड एंगल कितना हुआ? 90 थर्ड एंगल इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब इसमें ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू शो ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व। अब ये बना सकते हो ना, ओपन कर्व और क्लोज कर्व? समझ आ गई ना तुमको ओपन कर्व क्लोज कर्व की? यस मैम। रोहन, मैं तुम्हारी कॉपी में देख रही थी, तुमने ये जो क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे करे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो वहां पर इनकी फिगर नहीं बनाने बैठोगे, नहीं, ठीक है? वहां पे तो क्वेश्चन पेपर दे रखा होगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, तो फिगर कॉपी नहीं करोगे तुम, वहां पे सिर्फ आंसर लिखोगे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगन। तो जैसे इसमें ए बी सी, तो आंसर लिख दोगे, ये नहीं कि फिगर्स बनाने बैठोगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब in triangle JAM, if 3 times angle 1 equal to 4 times angle A equal to 6 times angle M, find all the angles. Question number 7th. In triangle JM, 3 times angle J equal to 4 times angle A equal to 6 times angle M. Find all the angles. कैसे करेंगे बता सकते हो? मतलब मैम जे 4 टाइम है। 3 times angle J equal to 4 times angle A equal to 6 times angle M. मैम ये 3 टाइम का मतलब कि जो भी एंगल J की वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और एंगल A की जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, और एंगल M की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, ये कह रहा हूँ। तो यहाँ इसमें पर हाँ, इससे फॉर्मूला लगेगा क्या? कौन सा फॉर्मूला बता? वही एक्स वाला, x-2 वाला। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लो ये इक्वल टू x है, तीनों इक्वल है, तो किसी चीज के तो इक्वल है तीनों, है ना? तो उसको मान लिया हमने x। तो यहाँ पर तुम एंगल J की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल J किसके इक्वल होगा?
एक्स है 3 टाइम्स एंगल जे इक्वल टू एक्स। ये कह रहा है ना ये तीनों इक्वल है, तो हमने कहा मान लो ये इक्वल टू एक्स है। 3x हो जाएगा। तो नहीं, 3 टाइम्स एंगल जे इक्वल टू एक्स, तो एंगल जे किसके इक्वल आएगा? एंगल ये एक्स है जे तो इसके एक्स। इक्वल हुआ ना, हाँ हाँ। तो एंगल जे किसके इक्वल आएगा? एक्स के। एक्स। तो ये 3 यहाँ पर फालतू ही है। तो 3x हो जाएगा ना, 3 बार एक्स को करेंगे। तो एंगल जे किसके इक्वल आया? वो तो एक्स के आया ना। एक्स। तो 3 टाइम्स एंगल जे है, 3 मल्टीप्लाइड बाय एंगल जे। 3x हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय एंगल जे इक्वल फिर। टू एक्स। तो एंगल जे किसके इक्वल आएगा? एंगल ये 3 को एंगल उधर ले ये जाओगे ना तो क्या बनेगा? फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से तो 3 तो इधर फिर। मल्टीप्लाई हो ही रहा है, उधर जाके क्या होगा? हाँ उधर डिवाइड जाके डिवाइड। तो होगा। तो फिर मल्टीप्लाई क्यों कर दोगे? ये वैसे ही तो है, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल टू एक्स। मैं यहाँ पर लिख दूं 3 टाइम्स रोहन इक्वल टू एक्स, तो रोहन किसके इक्वल हुआ? अम, वो तो 3 टाइम्स रोहन इक्वल टू एक्स लिख दूं तो रोहन किसके इक्वल होगा? x/3 के। हाँ, तो जो भी है 3 टाइम्स दैट इक्वल टू एक्स है, तो दिस थिंग इक्वल टू x/3। ठीक है। हम्म तो एक तो हमारे पास ये आ गया एंगल जे इक्वल टू x/3। इसी तरह से एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल ए भी आएगा फिर 4/x/4। x/4 आ जाएगा, है ना। और एंगल एम किसके इक्वल आएगा? x/6। हाँ। अब ये तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो जे ए एम ट्राइंगल है, तो एंगल जे एंगल ए एंगल एम जो है ये ट्राइंगल के अंदर के ट्राइंगल एंगल्स हैं। तो इनके बारे में हमें क्या पता है? एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में क्या पता होता है? एक ट्राइंगल एक है जो ट्राइंगल का सम होता है 180। हाँ, ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये जे ए एम ट्राइंगल है, तो इसके एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा? 180। 180। 180 डिग्री। तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो एंगल जे प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ आ गई। ये यही रिजल्ट बार बार यूज हो रहा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल जे कितना है? x/3 प्लस एंगल ए कितना है? x/4 प्लस x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से x कैसे निकालेंगे? क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। हम्म, एलसीएम। एलसीएम। तो एलसीएम से करो या कॉमन डिनोमिनेटर से करो। सॉल्व करो दोनों अपनी कॉपी में, मुझे बताओ फिर। मैम मेरा 9x/12 इक्वल टू 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? x इक्वल टू नहीं, 9x/12 इक्वल टू 180। 9x/12 इक्वल टू 180। 180। रोहन तुम्हारा अभी क्या है? रोहन तुम कैसे कर रहे हो इसको? एलसीएम से कर रहे हो कॉमन डिनोमिनेटर से कर रहे हो? मैं तो एलसीएम से कर रहा हूँ। तो कितना लिया एलसीएम? एलसीएम 12 आ गया। 12 आ गया, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया। फिर अब मैम एलसीएम 12 आ गया तो ये तो x+x+ लिखेंगे उसके ऊपर। हाँ, तो करेंगे कैसे? फिर तो 3 3x थोड़ी ऐड हो जाएगा, एलसीएम लेने का क्या फायदा हुआ? 3x होगा फिर ये तो ऊपर ही। 3x थोड़ी होगा। 3x तो तब होता अगर नीचे डिनोमिनेटर सबके 12 होता। सबके नीचे 12 है क्या? नहीं। फिर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तभी तो एलसीएम लिया। अगर एलसीएम x लिया। अपॉन 12 x/12 होता तो 3x/12 होता। अगर एलसीएम से करते हैं तो कैसे करते हैं? मतलब एक सेकंड। 12 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? अच्छा हाँ, नीचे डिवाइड करते हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हाँ,
तो 12 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 12 को 3 और वो 4 हाँ 4 आया, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4x हो जाएगा, 4x। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, क्या आएगा? 3x हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब नेक्स्ट और 2x 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ऐड करो, कितना आया? 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है समझ गया। 9x। तो 9x इक्वल टू कितना आएगा? 9s इक्वल वैसे काट भी सकते हो, 9 और 12 कट रहा है, काट दो। 9 और 12 को काट दो आपस में, कितना बन रहा है? 3x/4। 3x/4, 3 से कट रहा है ना, हम्म, तो 3x/4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है रोहन? यस सर। तो 3x इक्वल टू कितना हुआ? 3x इक्वल टू 180। 4 उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? और उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई। तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180 इंटू 4। अब 3 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड बाय 3, तो कितना आया? मल्टीप्लाई होके तो 1120। नहीं, पहले काट रहे हो ना 180 को 3 से। कितना आया x की वैल्यू? 240। हाँ 240। 240। ठीक है, 60 इंटू 4 हो गया ना, 60 डिग्री इंटू 4 हो गया, तो 240 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर? हमें निकालना था, तीनों एंगल निकालने थे। तो यस सर। तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे? एंगल जे कितना होगा? एंगल इक्वल होगा 240 240, तो x आया। तो 1 जे एम के एंगल्स किसके इक्वल होंगे? एंगल जे कितना आएगा? एंगल जी एंगल जे कितना था इन टर्म्स ऑफ x? x/3। हम्म बाय 3। x/3, तो कितना आ गया? 240। 240/3, तो कितना हुआ? हाँ डिवाइड हो 80। 80। ऐसे ही एंगल m निकालो और एंगल a निकालो। कितना आ रहा है एंगल m? 60। 60। एक मिनट, ये निकालना है ना। एंगल a 60 आ रहा है। ये 4 x/4 किसका है? 60। 4 हाँ। कौन सा 60 आ रहा है? M। 4 एंगल m 60 डिग्री, और एंगल a तो 40। 40। x/6 था वो। हाँ ठीक है। नहीं, एंगल m था, x/6 तो। नहीं। हाँ एंगल M था। एंगल m था बेटा, x/6, और एंगल a था x/4। ध्यान से करो। हाँ एंगल M है 40। एंगल ए एक्स, हाँ 4 था एंगल। एंगल m था तुम्हारा x/6। वो मैंने m पहले लिख दिया ना, a बाद में लिख दिया, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है ना, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। ये तो 60 डिग्री आएगा ना। एंगल a इज x/4, a 60 डिग्री आ गया, और हम्म, m जो है वो 40 डिग्री आ 40। गया। ठीक है, अब ये चेक कैसे करेंगे ये हमारे आंसर ठीक है कि नहीं? कर सकते हैं चेक? हम्म, हम्म मैम हाँ ये सब 180 के इक्वल आते हैं ना। हम्म 180 के इक्वल आते हैं सर्च करने पे। हाँ, तो अगर सम 180 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने किया है वो तो सही। सही है, होपफुली सही है ना? अब इसमें कुछ और डाउट है तुम्हारा तो बता दो, दोनों में से किसी का भी। नो मैम। तो अब इसमें नेक्स्ट जो है तुम्हें रिजल्ट जो है यहाँ पर, ये है सम ऑफ मेजर of exterior angles
ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये देख रहे हो जैसे ये फिगर बनी है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं ये यहाँ पर ये फिगर बनाऊं इस तरह से कुछ। इनका सम 360 होता है। हाँ, हाँ। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या है, जैसे मान लो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल हो गया। ठीक है, इसको ये आगे बढ़ा दिया ऐसे ही तो ये एंगल हो गया। इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल हो गया। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको इधर बढ़ा दिया तो ये 4 हो गया, और इसी तरह से इसको आगे बढ़ा दिया तो ये 5 हो गया। ठीक है, तब इनका जो सम है, जो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये सम जो है 360 डिग्री होगा। तो कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, और एक एंगल का 90। क्या? मतलब बाहर का एक एंगल का 90 होता है ना। वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। तो टोटल जो है वो 360 डिग्री होगा। राइट, तो सम ऑफ द, ये रिजल्ट को तुमको याद कर लेना है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये एक रिजल्ट तुम्हारी बुक में दे रखा है, इसको तुम लर्न कर लोगे। अब ये है क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कल बताया था मैंने। क्वाड्रिलेटरल जिसके हम्म, कोने कोने बताओ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस जो सेम होते हैं, हम्म, जिसके वर्टिसेस सेम होते हैं। वर्टिसेस सेम कैसे हो सकते हैं? मतलब लेंथ, हम्म, क्यूब 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 क्या? क्यूब। क्यूब? हाँ, क्यूब कोऑर्डिनेटर ही तो क्या बोलते क्यूब तो एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, तुम बताओ गौरव। रोहन, कल तुम्हें इतने सारी फिगर्स मैंने कराई थी तो उसमें क्वाड्रिलेटरल आया था? कोऑर्डिनेटर। हाँ, आया था। फिर कल इतना सारा मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो तुम पढ़ते नहीं हो ना बेटा, फिर इसका मतलब मेरे पढ़ाने के बाद, है ना? कोऑर्डिनेटर कम तो हाँ, चार ये कराया कोऑर्डिनेटर था। इसमें चार साइड होते हैं। ये टेबल बनाई थी तुमने, कॉपी में नहीं बनाई थी? हाँ, बनाई थी। तो अब इसमें क्वाड्रिलेटरल लिखा है, नहीं लिखा? हाँ, लिखा है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेटर। वो तो 360 डिग्री का है। 360 डिग्री क्या होता है? वो उसका अंदर का एंगल होता है, मतलब हम्म, कोऑर्डिनेटर का एंगल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ये कुछ लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स 4 लिखा है। कोऑर्डिनेटर जिसमें चार साइड हाँ, चार तो साइड जिसमें 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। चार वर्टिसेस होते हैं। 4 वर्टिसेस होते हैं और चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये होता है। ठीक है, तो a four sided polygon, four sided polygon is called quadrilateral। समझ में आ गई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
यस सर। A four-sided polygon is called quadrilateral. ठीक है, यस सर। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे कुछ भी हो सकता है, इस तरह से बना दे मान लो, तो ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, इसमें 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए और 4 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया दोनों को? यस सर। मैम इसकी सारी साइड सेम होगी? ना, नॉट नेसेसरी, सिर्फ 4 स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके जो बनेगा क्लोज्ड फिगर उसको क्वाड्रिलेटरल। जरूरी नहीं है कि उसकी साइड्स इक्वल हो, नॉट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें भी 4 साइड्स हैं, है ना, ये 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, 4 साइड्स है ना, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है दोनों को क्वाड्रिलेटरल का मतलब? यस सर। हाँ, वो अपनी कॉपी में बनाओ तुम लोग साथ साथ, तभी दिमाग में बैठेगा। मान लो ऐसे कुछ बना दे, एम एन ओ पी, ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। बनाए तुमने क्वाड्रिलेटरल? यस मैम। ठीक है, अब ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया एम एन ओ पी, इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं? इसकी 4 साइड्स कौन सी हैं? एम एन ओ, अच्छा एक सेकंड, एम और एन। एम एन बोलेंगे, एम और एन नहीं बोलेंगे, एम एन। एम एन 4 एंड ये पीओ। साइड्स हुई, वो यू है 4 साइड्स, एम और एन ऐसे। वो और कौन सी हुई? एन ओ एन ओ। और ओ पी ओपी। और कौन सी हुई? ओ पी ओ पी ओ पी। और पी पीएम। एम। पी एम या एम पी। ठीक है, तो ये इसकी 4 साइड्स हैं, समझ में आ गया? और इसकी 4 वर्टिसेस कौन सी होंगी? एम पी ओ एन। हाँ, तो 4 वर्टिसेस हो गई, 4 वर्टिसेस एम पी ओ एन। ठीक है, या एम एन ओ पी जैसे भी लिखो, तो ये इसकी 4 वर्टिसेस हो गई। ठीक है, अब इसमें जो ये 4 साइड्स हैं, इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई? एम एन ओ पी जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई? एडजस्टमेंट साइड। हाँ, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई? एडजेसेंट बताया था कल मैंने रोहन। एडजेसेंट मतलब जो एडजस्टेंट। जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, साथ साथ जो होती है, वो एडजेसेंट होती है। तो एडजेसेंट कैसे हुई? जैसे एम पी और पीओ, ये एडजेसेंट हुई। और ये एम पी भी तो एन, एम एन पी तो हुआ एम एन। एक मैं लिखती हूँ और तुम बताना। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स जैसे मैंने कहा एम पी और पीओ। अब तुम बताओ और कौन सी है? एम एन हाँ, एम एन, एन ओ एम एन और एन ओ एन ओ। एम एन और एन ओ, ये क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ। और गौरव तुम बताओ। ओपी ओपी और ये ना एमपी। एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ साथ वाली साइड्स, हाँ हाँ वही तो। तो ओपी और पीएम। हाँ, तो ओपी पीएम, ओपी पीएम तो वही होगी, एमपी पीओ जो मैंने लिखा है हाँ। वही होगी, बताओ, तो वही होगी। एमपी और पीओ हो गई। एमपी के साथ और कौन सी एडजेसेंट है? पी पी एन। एमपी के साथ और कौन सी एडजेसेंट है? ये एमपी है ना, एमपी के साथ एक तो पीओ है एडजेसेंट, और एमपी के साथ कौन सी एडजेसेंट है?
N N और O ओ M NO NO और कौन सी एडजेसेंट है? NO के साथ MP के साथ बताओ, जो पूछ रही हूँ वो बताओ, घुमाओ मत मुझे। M P N MP और N सेकंड N O M P और N खाली N? NO NO N एडजेसेंट है? नहीं उनमें कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए ना। N O P O P N सॉरी P N MP और PO तो ये लिखा हुआ है। P N P N PM तो MP और PM तो एक ही बात है। नहीं P N गौरव, MP के साथ और कौन सी एडजेसेंट है? एक तो MP PO है और MP और दूसरी MP और ये एडजेसेंट है, और इसके साथ कोई और एडजेसेंट है? ये भी तो है MN। हाँ तो तुम्हारा दिमाग इस तरफ क्यों नहीं चल रहा? MP और MN एडजेसेंट है, MN के साथ NO एडजेसेंट है, ठीक है। अब NO के साथ कौन सी एडजेसेंट है? मैम OP M लिख तो लिया हम्म M N लिख तो दिया NO के साथ MN है, और NO के साथ कौन सी है? मैम ये OP दोनों लिख के रखे हैं OP OP भी तो आएगा। MN NO के साथ फिर OP। मैम हाँ, मैम मैम वो M N लिख तो रखा है पहले से ही कहाँ पे बेटा? ये MN लिखा, हाँ MN के साथ NO हुआ, हाँ और MP के साथ MN भी हुआ। अच्छा अच्छा वो बनाना है क्या पैटर्न बनाना कुछ नहीं है। देखो, एक साइड के साथ दो एडजेसेंट होती है, एक तो ये इधर वाली एडजेसेंट होती है और एक इधर वाली एडजेसेंट होती है। MP के साथ MN भी एडजेसेंट है और MP के साथ PO भी एडजेसेंट है। हम्म समझ में आया? जैसे हम्म, मान लो मैं इसको 1 2 3 4 कह दूं, तो 1 के साथ 2 भी एडजेसेंट है और 4 भी एडजेसेंट है। हाँ हाँ समझ में आया? यस मैम ऐसे ही 2 के साथ 1 भी एडजेसेंट है और 3 भी एडजेसेंट है। यस मैम ऐसे 3 के साथ कौन कौन सी एडजेसेंट है? 3 के साथ N O 3 तो खुद ही NO है। नहीं N O O P NOOP, और 3 के साथ कौन सी एडजेसेंट है? और N M M P NM, ठीक है ना? तो क्वाड्रिलेटरल में दो तो एडजेसेंट साइड होती है एक साइड के साथ, और एक जो एडजेसेंट नहीं होती है, जैसे MP के सामने NO है, ये क्या होती है आपस में? इनको क्या कहते हैं? ओपोजिट साइड्स। O P ठीक T है, O उसको कहते हैं ओपोजिट साइड्स। ओपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जिसमें कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होती। जैसे MP और NO कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो एक वर्टेक्स कॉमन है, जैसे इसमें P कॉमन है, इसमें इसी तरह से N कॉमन है, इसमें देखो M कॉमन है, इसमें इसी तरह से O कॉमन है। तो इनमें कोई ना कोई वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन ओपोजिट साइड्स में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होती, कोई भी कोना कॉमन नहीं होता। ओपोजिट साइड्स कैसे होंगी? जैसे हमने MP ले लिया तो दूसरा NO, ठीक है। यस मैम और कौन सी है ओपोजिट साइड्स इसमें? MN MN और और OP OP। तो MN और OP ओपोजिट हो गई। तो एक तरह से 1 और 3 ओपोजिट है, और 2 और 4 ओपोजिट है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम 1 और 3 ओपोजिट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 4 ओपोजिट है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है। वर्टिसेस तो पता ही तुम्हें, वर्टिसेस कौन सी होती है इसकी? कौन है वर्टिसेस, व्हाट इज हम्म क्या है ये 4 वर्टिसेस मैंने लिखवाई ना, MPON। ये वर्टिसेस हो गई, साइड्स हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई, और ऑपोजिट साइड्स हो गई। अब ये चारों बातें समझ आ गई? यस यस तो ऑपोजिट साइड्स में क्या होता है? नो कॉमन वर्टेक्स, नो कॉमन वर्टेक्स। और एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है? वन कॉमन वर्टेक्स।
ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। 1 कॉमन वर्टेक्स और नो कॉमन वर्टेक्स, जैसे कि ये दो है। ठीक है, उसके बाद और है यहाँ पर ओपोजिट एंगल्स। तो जैसे ओपोजिट साइड्स हैं ऐसे ही ओपोजिट एंगल्स। तो ओपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? हाँ, ओपोजिट एंगल्स कौन से हुए? एमपी एनओ में ओपोजिट एंगल कौन से हुए? जैसे एंगल एम के ओपोजिट कौन सा हुआ? ओ। एंगल एम के ओपोजिट ओ। ठीक है ना, तो ये हो गए ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब रोहन हाँ। तुम बताओ, एंगल पी के ओपोजिट कौन सा हुआ? एम्बल किस चीज के? ओपोजिट एंगल्स पूछ रही हूँ क्वाड्रिलेटरल में। अच्छा, अपोजिट एंगल जैसे एंगल एम के ओपोजिट एंगल ओ है, तो ऐसे ही ये जो एंगल पी और एन। पी और एन ओपोजिट हुए। ठीक है, तो ये एंगल पी और एंगल एन ओपोजिट। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। मैं अब ये 1 2 3 हटा रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा। ठीक है, तो अब एम ओ ओपोजिट एंगल हुए, पी और एन ओपोजिट एंगल हुए। तो ओपोजिट एंगल्स तो अब ये एंगल एम को पूरा कैसे लिखते हैं? कैसे सिखाया था कल मैंने रोहन? मैम क्या? एंगल एम को कैसे लिखेंगे? एंगल की एंगल नेमिंग कैसे करते हैं? मतलब एंगल बनाने के लिए एंगल एम को कैसे लिखेंगे? एक तो खाली हम एम लिख देते हैं, और कैसे बताया था? दो तरीके, एन एम पी। एन एम पी। हम्म। ठीक है, तो और एन ओ एन हो जाएगा। एंगल एन एम पी। ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल हुआ। और एन एम पी के ऑपोजिट कौन सा है? पी एन ओ ओ। एन एन ओ पी। पी। तो एन ओ पी, क्योंकि ये पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है ना, तो वहां पर मैम कहेंगी पूरा लिखो। तो एन ओ पी। ठीक है, और कौन सा ऑपोजिट एंगल है? एक तो ये हो गया, और कौन सा ऑपोजिट एंगल है? और एम ओ पी। एम ओ एम ओ पी। हम्म। एम पी ओ एम पी ओ। एम ओ पी तो लिख चुके हो तुम पहले, एन ओ पी। एम ओ मैम तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, एम से ओ तो एम जा ओ। ही नहीं रही लाइन। ये एंगल पी लिखो ना, एंगल पी को कैसे लिखोगे? एंगल एम पी ओ। एंगल एम पी ओ। तो एंगल एम पी ओ के ऑपोजिट बताओ रोहन अब। एंगल एम पी ओ, इसके ऑपोजिट, एम पी ओ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एन बी ओ के अपोजिट एन ओ पी। एन ओ पी एन ओ पी ऑपोजिट है। मतलब एंगल एम पी ओ तो ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एम ओ एम एन ओ। हाँ, तो फिर ध्यान से बोलो ना। एंगल एम एन ओ। ठीक है, तो दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? जैसे एंगल एम और एंगल पी, ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है। अगर मैं इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, तो 1 और 4 भी एडजेसेंट एंगल है, जो साथ साथ है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। यस मैम। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होती है? कॉमन आर्म होती है। जैसे एम एन एक कॉमन आर्म है, जो इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस 4 में भी आ रही है। एंगल 1 में भी एम एन आ रही है और एंगल 4 में भी एम एन आर्म यूज होगी, अगर हम उसको पूरी तरह नेम करते हैं। तो इसमें एक कॉमन आर्म होती है। तो एंगल 1 एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह से और कौन से एडजेसेंट एंगल है? एंगल 1 कॉमा एंगल 4
एडजेसेंट एंगल हो गए। और कौन से एडजेसेंट एंगल है? एंगल 1 के और कौन सा एडजेसेंट है? और कौन सा? एंगल 1 के एडजेसेंट 4 है। और भी कोई एडजेसेंट है एंगल 1 के? नहीं क्यों? ये 2 एडजेसेंट नहीं है? एमपी एमपी 2, हाँ, तो एंगल पी एडजेसेंट है ना, एक सेम एमपी कॉमन आर्म हो गई, तो 2 भी एडजेसेंट हुआ, तो एंगल 1 के 4 भी एडजेसेंट हुआ और एंगल 1 के एंगल 2 भी 2 भी एडजेसेंट हुआ। एंगल 1 कॉमा एंगल, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 के कौन कौन सा एडजेसेंट है? एंगल 2 के पी 3 भी है 3 एडजेसेंट है। और एंगल 2 के कौन सा एडजेसेंट है? और 1 भी है 1 भी है। तो एंगल 2 कॉमा एंगल 3, ये भी एडजेसेंट है। और इसी तरह से एंगल 3 के एडजेसेंट कौन सा है? 4 भी है 4 भी है। और 2 भी है 2 भी 2 तो है ना, वो हम लिख चुके हैं। तो 3 4, तो ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? 1 कॉमन आर्म होती है। 1 कॉमन आर्म समझते हो ना? जैसे हम ये ऐसे एंगल बनाते हैं ए बी सी, तो ये ए बी और बी सी जो है इसकी क्या कहलाती है? आर्म्स। ए बी भी इसकी आर्म है और बी सी भी आर्म है। तो एक कॉमन आर्म हमेशा होती है एडजेसेंट एंगल, 1 कॉमन आर्म। तो जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 देखा, तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन आर्म कौन सी है? एंगल एन और एंगल हम्म 1 और 2 में कॉमन आर्म कौन सी है? 1 और 2 में हम्म और 2 में 4 कॉमन आर्म पूछ रही हूँ, कॉमन बाजू। 2 और 3 हम्म 3 1 और 2 की कॉमन बाजू कौन सी है? अगर हम उसको पूरी तरह से नाम देते हैं तो कौन सी लाइन रिपीट हो रही है 1 और 2 में? एम एन ओ एमपी। एमपी रिपीट होगी ना। हाँ अगर एंगल 1 लिखते हो तो भी पीएम, अगर एंगल 1 लिखते हो तो वो क्या हुआ? एंगल पी एम एन। और अगर एंगल 2 लिखते हो तो उसमें भी ये एमपी आएगा, तो एमपीओ। तो एमपी दोनों में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसमें और क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट समझते हो? इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब अंदर का पॉइंट जो अंदर, जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर के पॉइंट्स होते हैं उसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। और जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्वाड्रिलेटरल रीजन का मतलब है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स और अंदर के पॉइंट्स, वो होता है क्वाड्रिलेटरल रीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कल भी मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मान लो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी in a quadrilateral ABCD एंगल, मान लो ये मैं यहाँ पर कुछ क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ, ABCD। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा? 360 है है 360 है किसके इक्वल होगा? 360 360 डिग्री के, ठीक है। तुम उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, n-2 वाले फॉर्मूला से। n-2 वाले फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? हम्म मैम कोई सी साइड दे देंगे फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे हाँ, तो कितनी नंबर ऑफ फिर साइड है क्वाड्रिलेटरल में? हाँ हैं? 4 5 साइड्स हैं। 4 4 4 4 साइड्स है ना, तो 4 - 2 × 180 डिग्री, ठीक है।
कितना आएगा? वो 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा, तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको तुम्हें लर्न कर ले। और ये जैसे मैं कल समझा रही थी, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। कल मैं बता रही थी ना, इसको मान लो हम इसका ये डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल पर हो गया। डायगोनल बनाने में टाइम लगेगा। नहीं, स्केल से ज्वाइन कर दोगे, टाइम क्यों लगेगा? और इसको मान लो हम एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कह देते हैं, इसको एंगल 3 कह देते हैं, इसको एंगल 4 कह देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल होगा? एबीडी क्या है यहाँ पर? एबीडी इज अ साइड एबीडी, ए बी एबीडी, एंगल हो गया ना वो तो। एबीडी। मैं ए ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, एबीडी ट्राइंगल। अच्छा तो ट्रायंगल। ट्राइंगल एबीडी में, इन ट्राइंगल एबीडी, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके? 80। 180 डिग्री। हम्म। ठीक है, इसी तरह से इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? ये 180 का होगा ना? 180 के होगा। ठीक है ना? तो अब ये भी इन तीनों का सम भी 180 है, इन तीनों का सम भी 180 है। अब अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दोनों ट्राइंगल, ये 180 और ये 180, तो इधर एंगल ए आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा, और 1 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। तो अगर हम ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 ये आ जाएगा। और राइट साइड पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? यस सर। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस फिगर का कौन सा एंगल बन रहा है? 1 2 3 1 और 2 को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है? ये पूरा एंगल बनेगा। ये बन जाए, मतलब एंगल क्या बनेगा? हाँ, ये एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम मिला के देखें तो ये पूरा एंगल कवर हो गया। हाँ 360 का हो जाएगा। 360 कहाँ से हो गया? अरे सिर्फ यही वाला एंगल आएगा ना, ये इतना। हम्म, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये पूरा एंगल हो गया, और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी। तो ये और ये मिलाकर के क्या बन रहा है? एंगल बी। तो एंगल ए को अपनी जगह पे लिख दो, इन दोनों की अच्छा जगह लिख दो एंगल बी। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इनको मिलाओ, ये एंगल 3 है और ये 4 है। तो ये 3 और 4 को मिलाएंगे तो ये पूरा ये वाला एंगल हो गया। 3 और 4 को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या है? हम्म इसका नाम क्या है इस एंगल का? इस एंगल का डी। एंगल डी। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ना, एक 3 है एक 4 है। जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया, बीडी को जब मिलाया, तो दो एंगल बन गए ना। एंगल बी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो जब मैंने बीडी को मिला दिया ऐसे करके, तो ये जो एंगल बी था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। थोड़ा इधर आया, थोड़ा उधर आ गया, थोड़ा इस ट्राइंगल में चला गया, थोड़ा उस ट्राइंगल में चला गया। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल बी पूरा। और इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के क्या है? एंगल डी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल डी। और एंगल सी अपनी जगह होगी। तो हमने ये 3 और 4 को मिला के डी बना दिया, 1 और 2 की जगह बी लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का तरीका है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करके। ये जो है ये इसको प्रूव करने का, कि प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स इज 360 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया। तुम्हें इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद रखना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, कि सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री।
अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द अदर टू एंगल्स। कर सकते हो क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या दे रखा है? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, टू एंगल्स आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो मान लो एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 135 डिग्री है, कोई भी ले सकते हो दो एंगल। फिर द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल है? एओडी। ए और डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल निकालने हैं दोनों। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या पता है हमें इन एंगल्स के बारे में? क्या पता है इन एंगल्स के बारे में? कुछ पता है हमें? ये चार एंगल्स जो हैं किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल के हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल होता है? 360 के। 360 के। तो यही पता है हमें इनके बारे में, बाकी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हमें ये एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। मान लो हम इसको x कह देते हैं, x से, ठीक है। जो इक्वल दे रखे हैं उनको हमने x कह दिया। अब एंगल ए कितना है? एंगल ए कितना लिया हमने? एक्स। x। एंगल बी कितना लिया? एक्स। हाँ, एंगल बी अच्छा बी क्या? बी 80। 80 ले लिया। एंगल सी कितना लिया? 135। ठीक है। और एंगल डी कितना लिया? एक्स। x इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, कैसे करेंगे? दोनों प्लस कर देंगे फिर उधर माइनस भी देंगे। तो करो, सॉल्व करो। रोहन तुम भी करो। हाँ हाँ नहीं मैम मेरे को बताइए, ये समझ नहीं आई यहाँ से, मतलब हाँ बताओ। ये ए बी, ये जो चार साइड प्लस 360 है, 360, फिर ये एक्स कहाँ से? हमें एंगल ए और एंगल डी निकालना है ना। हम्म। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है बी 80 डिग्री दे रखा और सी 135 डिग्री दे रखा। और अदर टू एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, हम्म। तो उनकी हमने वैल्यू x ले ली, अदर टू एंगल्स की, हम्म। है ना। हाँ हाँ। तो हमने एंगल ए को भी x बोल दिया, डी को भी x बोल दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर उनकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मतलब एक सेकंड, हम्म। उन एंगल्स को हमने एक्स माना, फिर हाँ। प्लस कर दिया, हम्म। प्लस करने के बाद ये एक्स को भी प्लस कर देंगे, फिर तो वो जो आंसर आएगा उसमें हाँ, पीछे एक्स करो लगेगा। करो करो, ऐड करो। 125 आएगा। क्या 125 है? ये 80 और 135 को प्लस करके। 80 और 135 को प्लस किया तो 125 आया। वन टू 215 है ना? 125। 215। हाँ 215। हाँ 215 आया है। 215 डिग्री। और इनको प्लस किया x और x को, तो क्या आएगा? 2x। 2x प्लस कर देंगे। हाँ, इक्वल टू 360 डिग्री। 215। 2x इक्वल टू 145। 2x इक्वल टू 145। 145 बन रहा है। 145। 215 को उधर ले जाओ ना। अच्छा, मतलब माइनस कर देंगे इधर जाके। हाँ, माइनस करके क्या, ठीक है। हाँ हाँ सही है। तो x इक्वल टू 145 अपॉन 2 हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो कितना आया आंसर? कैलकुलेट करो कितना आएगा। 72.5। 72.5। 0.5। हाँ रोहन मैम, तुम्हारा कितना आ रहा है? 72.5 ही आ रहा है।
ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द अदर टू एंगल्स, तो क्या लिखोगे? द अदर टू एंगल्स आर 72.5 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अब ये जैसे मैंने इसमें एंगल बी 80 डिग्री लिया है, एंगल सी 135 डिग्री लिया है, तो तुम कुछ भी ले सकते हो, एंगल ए 80 ले लो, एंगल बी को 135 ले लो, ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जो बाकी दो रह जाएंगे वो एक्स हो जाएंगे, और कोई दो को 80 और 135 ये दे रखे हैं ना, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 80 एंड 135। मैंने बी और सी ले लिया, तुम चाहो तो ए और बी ले लो, और सी और डी को एक्स ले लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई भी दो एंगल को 80 135 लेना है और बाकी दोनों को हमें इक्वल लेना है। ठीक है, चलो फिर ऐसे करना। अब ये एक्सरसाइज 11.2 तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, और उससे पहले ये ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चंस ट्राई करना और ऊपर के सॉल्व एग्जांपल्स करना। ठीक है, ओके देन। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। गौरव तुम बोलो, कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो देन, ओके बाय।